चलो, जय हिंद साथियों। अपनी अनुपात समानुपात की 2 क्लासें और बची हैं। दोनों ही क्लासों के जो सवाल हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। 2 क्लासें और बची है, सही से कर लेंगे तो अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। लिखो प्रश्न अपना। एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 से कम कर दी गई। एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 से कम कर दी गई। एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 से कम कर दी गई। उनकी प्रतिदिन की तनख्वाह 14:15 से बढ़ा दी गई। उनकी प्रतिदिन की तनख्वाह 14:15 से बढ़ा दी गई। ठीक है, एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 से कम कर दी गई और उनकी प्रतिदिन की तनख्वाह 14:15 से बढ़ा दी गई। यदि इससे प्रतिदिन की कुल तनख्वाह 6,000 रुपए कम हो गई। यदि इससे प्रतिदिन की कुल तनख्वाह 6,000 रुपए कम हो गई। ठीक है, दोबारा से सवाल को सुन लो कि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 से कम कर दी गई। ठीक है, और प्रतिदिन की जो तनख्वाह है वो 14:15 से बढ़ा दी गई। यदि इससे प्रतिदिन की कुल तनख्वाह 6,000 रुपए कम हो गई तो अभी प्रतिदिन की तनख्वाह क्या है? अभी प्रतिदिन की तनख्वाह क्या है? 1,20,000। अभी प्रतिदिन की तनख्वाह क्या है? देखो, मजदूर जो अपने पास काम कर रहे थे वो पहले कितने थे भी? 9 थे, 9। फिर हमने मजदूरों की संख्या कम कर दी, यानी 9 मजदूर की जगह कितने मजदूर रख लिए? 8। मजदूरों की संख्या हमने कम कर दी। पहले हमारे पास 9 मजदूर काम किया करते थे और अब कितने कर रहे हैं? 8। यहां तक समझ में आ गया कि कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 से कम कर दी गई। यानी 9 मजदूर काम कर रहे थे तो अब काम कर रहे हैं 8 मजदूर। आगे लिखा हुआ है कि उनकी प्रतिदिन की तनख्वाह यानी प्रतिदिन की मजदूरी हमने 14 से 15 बढ़ा दी। यानी एक मजदूर पहले 14 रुपए ले रहा था तो अब एक मजदूर को कितने रुपए दे रहे हैं? 15। यानी ऐसा अक्सर होता है, जैसे मान लो कोई बड़ी दुकान है उसमें 10 मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूरों ने कहा कि तनख्वाह बढ़ाओ, तो व्यापारी क्या करेगा? एक ऐसा देखेगा काम करने वाला बंदा जो निकम्मा काम नहीं कर रहा है, उसके करने से, उसके काम से उस व्यापारी को इतना लाभ नहीं हो रहा, तो वो उसी की तनख्वाह बाकियों में बांट देगा और उसको क्या कर देगा? फ्री कर देगा। तो मजदूरों की संख्या 9 से क्या कर दी? 8 कर दी और प्रत्येक मजदूर की मजदूरी 14 से बढ़ाकर 15 कर दी। यानी पहले उसका हिसाब ये था कि उसके पास 9 मजदूर काम किया करते थे और एक मजदूर को कितने रुपए देने पड़ते थे? 14। अब मजदूर कितने काम कर रहे हैं? 8 और प्रत्येक मजदूर की मजदूरी कितनी है? 15। ठीक है, अभी आपसे पहाड़े सुन रहे थे ना, वो तो 14 निमा कितना होता है अभी? 14 निमा 126। यानी पहले उस व्यापारी का खर्चा आता था 126 रुपए डेली। ठीक है, अब
अब उसका खर्चा आता है 15 8 120, यानी व्यापारी को भी प्रॉफिट हो गया। हो गया ना। डेली के उसके खर्चे में क्या आ गई, कमी आ गई। मजदूर भी खुश है, प्रत्येक मजदूर की मजदूरी बढ़ गई। ठीक है, और एक मजदूर को उन्होंने हटा दिया जो काम नहीं कर रहा था, या मान लो उसके काम करने से व्यापारी को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो ऐसा आमतौर पर होता है। ठीक है, 14 निम्मा 126 और 15 आठी 120। तो 126 के बजाय 120 रुपए ही देने पड़ रहे हैं। तो खर्चे में प्रतिदिन में कितनी कमी आ गई, प्रतिदिन 6 रुपए खर्चा कम आ रहा है। सवाल में लिखा हुआ है प्रतिदिन 6000 रुपए कम खर्चा आ रहा है, लिखा हुआ है ना कि प्रतिदिन के कुल खर्चे में प्रति व्यक्ति का खर्चा तो बढ़ा है, 14 की जगह कितने देने पड़ रहे हैं, 15, लेकिन कुल खर्चे में तो कमी आई है ना। जहां उसका डेली का 126 रुपया खर्च हो रहा था, अब कितने हो रहे हैं, 120 ही खर्च हो रहे हैं। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति तो मजदूरी बढ़ाई है, लेकिन कुल मजदूरी क्या होगी, कम होगी। पहले 126 जा रहे थे, अब 120 जा रहे हैं, तो कुल मजदूरी में कितने की कमी आ गई, 6 की। सवाल में लिखा हुआ है 6000 रुपए कम हो गए। तो अगर 6 की वैल्यू 6000 है, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 1000। सवाल में पूछा है कि अभी वो कितना खर्च कर रहा है पर डे, अभी कितना खर्च कर रहा है, 120 अनुपात, और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 1000 है। तो 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 1,20,000। तो अभी वर्तमान में वो जो खर्च कर रहा है वो है 1,20,000। ठीक है, मजदूर उसने 9 अनुपात 8 में कम कर दिए। प्रत्येक मजदूर की मजदूरी, प्रतिदिन की मजदूरी 14 से बढ़ाकर 15 कर दी, फिर भी प्रतिदिन की कुल मजदूरी 6000 रुपए कम है। हमने देखा मजदूर 9 से 8 की है, मजदूरी 14 से 15 की। तो पहले उसका डेली का कुल खर्चा आता था 126 और अब कुल खर्चा आ रहा है 120, यानी कुल खर्चे में 6 की कमी हुई, और 6 की वैल्यू 6000 है तो 1 की वैल्यू 1000। अगर 1 की वैल्यू 1000 है तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000। अगर पहले का पूछा यानी प्रारंभिक खर्च तो हम इससे गुणा कर देते तो 1,26,000 हो जाता। अब एक सवाल आप लोग करके बताओ, एक सवाल आप लोग करके बताओ। एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या, एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या 11:9 में कम कर दी गई। एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या 11:9 में कम कर दी गई। उसकी प्रतिदिन मजदूरी 12:19 में बढ़ा दी गई। उसकी प्रतिदिन मजदूरी 12:19 में बढ़ा दी गई। ठीक है, एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या 11:9 में कम कर दी गई। उनकी प्रतिदिन मजदूरी 12:9 में बढ़ा दी गई। कुल प्रतिदिन मजदूरी में 19,500 रुपए बढ़ गए। कुल प्रतिदिन मजदूरी में कुल मजदूरी में, ठीक है ना, कुल प्रतिदिन मजदूरी में 19,500 रुपए बढ़ गए। प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी, प्रारंभ में, अभी का नहीं पूछा, प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी, प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी। एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या 11:9 में कम कर दी गई। उनकी प्रतिदिन मजदूरी 12:19 में बढ़ा दी गई। कुल प्रतिदिन मजदूरी में 19,500 रुपए बढ़ गए।
तो बताओ प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी? 66,000। समझ तो आया ना ये? छियासठ हजार। करें सवाल अपने। एक ऑफिस में ऑफिसर की जो संख्या है, ऑफिसर की संख्या वो 11 से 9 कर दी गई। ठीक है ना? जो ऑफिसर है वो उसने 11 से कितने कर दिए? 9 कर दिए। 11 से 9 ऑफिसर। लेकिन उन ऑफिसर की जो मजदूरी है वो उन्होंने बढ़ा दी, 12 से बढ़ाकर 19 कर दी। यानी पहले ऑफिस में 11 ऑफिसर थे और हर ऑफिसर को 12 रुपए मजदूरी मिलती थी, तो ऑफिसर की लिए कुल हमारा कितना खर्चा आ जाता था? 132। लेकिन अब ऑफिसर तो सिर्फ 9 है, लेकिन एक ऑफिसर रुपए कितने ले रहा है? 19। तो 19 निमा 171। तो हमारी कुल मजदूरी तो बहुत बढ़ गई, कुल मजदूरी। ठीक है ना? हमने ऑफिसर की संख्या कम की और उनकी सैलरी बढ़ाई और कुल खर्चा भी बढ़ गया। पहले कुल खर्चा कम हुआ था, लेकिन अब कुल खर्चा भी बढ़ा है। तो हमारे कुल खर्चे में कितने की बढ़ोतरी होगी? 39 की बढ़ोतरी होगी। जबकि सवाल में कुल मजदूरी कितनी बढ़ गई? 19,500। ठीक है? 39 पंजे होता है 195। 1:500 के बराबर है। 1:500 के बराबर। उसने पूछा प्रारंभ में कितनी मजदूरी थी, तो प्रारंभ में तो थी 132 अनुपात। 1 अनुपात किसके बराबर है? 500 के। तो कुल मजदूरी हो जाएगी 132 गुणा 500, यानी 0 0 5 दूनी 10, 13 5 65 और 1 66। कुल मजदूरी 66,000 हो जाएगी प्रारंभ में। ठीक है? ऑफिसर की जो संख्या है वो 11 से घटकर 9 हो गई, लेकिन प्रत्येक ऑफिसर की मजदूरी जो है हमने वो 12 से बढ़ाकर 19 कर दी। अब पहले हमारा प्रतिदिन का खर्चा ऑफिसर पे आता था 132, अब आता है 171। तो कुल खर्चे में बढ़ोतरी होगी 39 की, और वो कह रहा है 19,500 की वृद्धि हुई है। 39 अगर 19,500 के बराबर है तो 1 अनुपात की वैल्यू 500। प्रारंभ में कितना खर्च होता था? तो 1,32,000 गुणा, उल्टा बोल के क्या, 132 गुणा 500 है ना, 132 गुणा 500, तो ये हो जाएगा 66,000। और लिखिए प्रश्न। हाँ दोबारा बताएं। देखो पहले ऑफिसर कितने थे? 11। अब कितने हो गए? 9। पहले एक ऑफिसर की मजदूरी कितनी थी? 12। अब कितनी होगी? 19। इन दोनों को गुणा करेंगे क्योंकि 11 बंदे और हर बंदे को 12-12 रुपए देने हैं। तो पहले कुल कितना खर्चा होता था? 132। कैसे आया? 11 गुणा 12। अब 9 बंदे और हर बंदे को 19 रुपए देने हैं, तो अब खर्चा कितना आ रहा है? 171। 19 निमा 171। पहले के मुकाबले अब हमारे खर्चे में बढ़ोतरी हो गई। कितने की बढ़ोतरी होगी? 39 की। सवाल में ये बढ़ोतरी दे रखी है 19,500 की। ठीक है ना? 39 अनुपात 19,500 के बराबर है। अगर 39 का भाग दे दें तो 1 अनुपात किसके बराबर आएगा? 500।
1:500 के बराबर। तो पहले खर्चा होता था हमारा कुल 132, 1:500 के बराबर है तो 132 गुणा 500 करेंगे तो खर्चा आता था 66। अगर वर्तमान पूछ लेता तो 171 को गुणा कर देते, वर्तमान पूछ लेता तो। नेक्स्ट सवाल लिखो। दो स्टेशनों के बीच किसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 3:1 है। दो स्टेशनों के बीच किसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात। दो स्टेशनों के बीच किसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 3:1 है। दो स्टेशनों के बीच किसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 3:1 है। और इन स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:50 है। ठीक है, दो स्टेशनों के बीच किसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 3:1 है। और इन स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:50 है। यदि किसी विशेष दिन यात्रियों से कुल 1325 रुपए जमा होते हैं। यदि किसी विशेष दिन यात्रियों से कुल 1325 रुपए जमा होते हैं तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त धन क्या है? तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त धन क्या है? ठीक है, प्रश्न दोबारा से सुन लो। दो स्टेशन हैं और दो स्टेशनों के बीच किसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 3:1 है। और इन दोनों स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:50 है। यदि किसी विशेष दिन यात्रियों से कुल कितने रुपए जमा हुए? 1325 रुपए जमा होते हैं तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त धन क्या होगा? तो लगभग ऐसा ही सवाल है जो टाइप अभी हमने सीखा है, ऐसे ही सवाल को अपने को हल करना है। ठीक है, यहाँ पर मजदूर और उनकी मजदूरी है। अब क्या आ जाएगा? यात्री और टिकट का किराया। देखो, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का किराया अगर देखें, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का अगर किराया देखें तो प्रथम श्रेणी का किराया है 3 रुपए और द्वितीय श्रेणी का किराया है 1 रुपए। ठीक है, प्रथम श्रेणी का जो किराया वो 3 रुपए है और द्वितीय श्रेणी का जो किराया है वो 1 रुपए है। अब प्रथम श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात, यानी जो यात्री हैं, प्रथम श्रेणी में तो खाली एक ही यात्री बैठा है और द्वितीय श्रेणी में यात्री कितने हैं? 50 हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी का किराया 3 रुपए है, द्वितीय श्रेणी का किराया 1 रुपए है। प्रथम श्रेणी में एक यात्री यात्रा कर रहा है, द्वितीय श्रेणी में 50 यात्री हैं। अब अगर देखें कलेक्शन रेलवे का कि कितनी कमाई उन्होंने की, भाई एक ही तो सवारी है
और उसने एक टिकट खरीदा होगा जिसका किराया कितना है, 3 है, तो कितना रुपया वसूल हुआ, 3 एकम 3। आई समझ में? एक टिकट का किराया 3 रुपए है और एक ही तो यात्री है, यानी एक ही टिकट बिका है उनका प्रथम श्रेणी का, तो कितने रुपए कमा लिए रेलवे ने, 3 रुपए। अब द्वितीय श्रेणी का किराया है 1 रुपया और यात्री कितने हैं, 50 हैं, तो रेलवे ने यहां कितनी कमाई कर ली, 50 एकम 50। तो प्रथम श्रेणी से कमाए 3 रुपए, द्वितीय श्रेणी से कमाए 50 रुपए, तो रेलवे की जो कुल इनकम है वो कितनी होगी, 53 होगी। सवाल में लिखा हुआ है कि रेलवे ने रुपए कमाए 1325, तो 53 अनुपात की वैल्यू है 1325, 53 अनुपात की वैल्यू। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, भाग देते हैं अपने, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 25, 1 अनुपात की वैल्यू। उन्होंने पूछा बताओ द्वितीय श्रेणी से कितना धन वसूल किया, तो द्वितीय श्रेणी से 50 वसूल किया है ना, और 1 अनुपात किसके बराबर है, 25 के बराबर है, तो 50 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1250। तो 1250 रुपए रेलवे ने द्वितीय श्रेणी से प्राप्त किए। ठीक है, प्रथम श्रेणी का किराया 3 रुपए, द्वितीय श्रेणी का किराया 1 रुपए। प्रथम श्रेणी में केवल एक ही यात्री है, द्वितीय श्रेणी में 50 यात्री हैं, तो प्रथम श्रेणी से रुपए वसूल होंगे 3, द्वितीय श्रेणी से रुपए वसूल होंगे 50, कुल वसूल हुए हैं 53। ये सारा अनुपात में चल रहा है, रियल में कितने रुपए वसूल हुए, 1325। अगर 53 की वैल्यू 1325 तो फिर 1 अनुपात की वैल्यू 25, अगर 1 अनुपात की वैल्यू 25 है तो फिर 50 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो द्वितीय श्रेणी से रेलवे ने कुल 1250 रुपए कमाए हैं। आया कुछ समझ में? सवाल एक आप लोग करके बताओ। 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है। 2 स्टेशनों के बीच किसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है। 2 स्टेशनों के बीच किसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है, और इन स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:40 है। ठीक है, 2 स्टेशनों के बीच किसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात तो 4:1 है, और इन स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:40 है। ठीक है, किराए का तो 4:1 और यात्रियों का 1:40। यदि किसी विशेष दिन यात्रियों से कुल 1100 रुपए जमा होते हैं, यदि किसी विशेष दिन यात्रियों से कुल 1100 रुपए जमा होते हैं, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त धन क्या है? प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त धन क्या है? 100 रुपये आएगा। सरूप जी आवे समझ में? कि बोले ही को नहीं थे, मैं तारो चेहरा देख के बताना पड़े था, नहीं आए समझ में। देखो यात्री कितने हैं, 3। ये प्रथम श्रेणी का डिब्बा है, ये द्वितीय श्रेणी का डिब्बा है। इस डिब्बे में किराया है 3 रुपए और इसमें किराया है 1 रुपए। प्रथम श्रेणी में केवल एक ही यात्री सफर कर रहा है, द्वितीय श्रेणी में 50 यात्री सफर कर रहे हैं। अब किराया 3 रुपए और बंदा एक ही है, तो रेलवे को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 3 एकम 3। एक ही टिकट बिकेगी और वो 3 रुपए की है, 3 रुपए मिलेंगे। प्रथम द्वितीय श्रेणी में एक टिकट 1 रुपए की है, 50 बंदे सफर कर रहे हैं, तो कितने टिकटें बिकी होंगी? 50। तो 50 एकम
50 रुपए कमा लिए द्वितीय श्रेणी से। 3 और 50 53 रुपए रेलवे ने कमा लिए। 3 रुपए प्रथम श्रेणी से, 50 रुपए द्वितीय श्रेणी से, 53 रुपए टोटल रेलवे ने कमा लिए। और रेलवे कह रहे हमने कितने कमाए हैं? 1325। ये सवाल में दे रखा है। अगर 53 का 1325 में भाग दें तो कितना आएगा? 25। अब भाग कैसे दे दिया? अब इन्होंने बोला था इसलिए हमने भाग नहीं लगाया, अदरवाइज 53 दूनी 106, ठीक है। 12 मुँह 6 गया, 6 बचेगा, 26 बचेंगे। ऊपर से उतारा 5, अब 5 पे चला जाएगा, 3 5 15, ठीक है। और 5 5 25 और 1 26, तो कितना आएगा? 25। 53 का भाग देंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू 25 आएगी। उसने पूछा दूसरी श्रेणी से कितना रुपया कमाया, तो कितना कमाया था? 50। 1 अनुपात 25 के बराबर है, तो 50 की वैल्यू क्या होगी? 50 गुणा 25 कितना होता है? 1250। अभी जो सवाल किया है उसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का किराया, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का किराया, प्रथम श्रेणी का किराया 4 है, द्वितीय श्रेणी का किराया 1। प्रथम श्रेणी में 1 ही यात्री है, द्वितीय श्रेणी में 40 यात्री हैं। प्रथम श्रेणी से वसूल होगा 4 एकम 4, द्वितीय श्रेणी से वसूल होगा 40 एकम 40। 40 और 4 दोनों मिला दे तो कितना हो जाएगा? 44। सवाल में लिखा हुआ है कि कुल जो वसूली हुई है वो कितने की हुई है? 1144। कैसे है? 4 रुपए प्रथम श्रेणी से, 40 द्वितीय श्रेणी से, 44 प्राप्त हुआ और 44 की वैल्यू 1100। अगर 44 की वैल्यू 1100 है तो भाग दे दें अपने 11 एकम 11, 11 चौका 44, 4 का भाग दें तो कितना आएगा? 25। 1 अनुपात किसके बराबर है? 25 के बराबर है। 1 अनुपात 25 के बराबर है। 1 अनुपात 25 के बराबर है। अगर 1 अनुपात 25 के बराबर है तो इसमें क्या पूछा उसने? इसने इस बार पूछा प्रथम श्रेणी से कितने रुपए वसूल हुए। 1 अनुपात 25 के बराबर है तो प्रथम श्रेणी से तो 4 ही वसूल हुए, तो 4 गुणा 25 कितना होता है? 100। तो 100 रुपए प्रथम श्रेणी से वसूल हुए। 100 रुपए प्रथम श्रेणी से वसूल हुए, ठीक है। प्रथम श्रेणी का किराया 4, द्वितीय श्रेणी का 1, प्रथम श्रेणी में 1 यात्री, द्वितीय श्रेणी में 40 यात्री। गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 40 एकम 40, 4 और 40 44, 44 की वैल्यू 1100, मतलब 1 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 25 तो 4 की वैल्यू 100। एक सवाल और कर दो। वातानुकूलित शयन श्रेणी, वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी, वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी का रेलवे किराया 4:1 है। वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी का रेलवे किराया 4:1 के अनुपात में है, ठीक है। वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी का रेलवे किराया 4:1 के अनुपात में है। हाँ, 4:1, ठीक है। जो एयर कंडीशनर की है वो 4 अनुपात में है, जो सिंपल है वो 1 अनुपात में है। वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3:25 है। वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3:25 के अनुपात में है। मतलब वातानुकूलित में 3 यात्री यात्रा कर रहे हैं और साधारण श्रेणी में 25 यात्रा कर रहे हैं। 3:25 है, यात्रियों का अनुपात 3:25 है। यदि कुल किराया संग्रह 37,000 रुपए हुआ, यदि कुल किराया संग्रह 37,000 रुपए हुआ, यदि कुल किराया संग्रह 37,000 रुपए हुआ तो वातानुकूलित शयन श्रेणी के यात्रियों ने,
ठीक है। यदि कुल किराया संग्रह 37,000 है तो वातानुकूलित शयन श्रेणी के यात्रियों ने कितने रुपए का भुगतान किया? 12,000। अभी आप लोग खुद घर पे करके आराम से देखना भी, जिनसे नहीं हुआ है तो वो देखना क्यों नहीं हुआ है, क्या कमी रहेगी। चलो ठीक है, ये खुद करके देखना। नेक्स्ट लिखो सवाल, ये सवाल आप खुद घर पे करके देखना। नेक्स्ट लिखो सवाल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। दो शहरों के बीच उड़ान का किराया, दो शहरों के बीच उड़ान का किराया, दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया 18,000 रुपये था, दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया 18,000 रुपये था, अगर मूल किराया 18,000 रुपये था तो किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? ठीक है। यदि ठीक है, दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया 18,000 रुपये था। कर दिया क्या सवाल? बहुत ही आसान सवाल है ये। दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। मतलब पहले जो किराया था वो किस अनुपात में था अभी? फिर बढ़कर कितना हो गया? 11। जैसे मजदूरों की संख्या ऐसी तो अपने कम की थी, मजदूरी बढ़ाई थी, ये चीज चला रहे अपने। ठीक है, तो किराया जो है वो शहर का किराया 9:11 में बढ़ गया। मतलब पहले किराया 9 था और अब कितना हो गया? 11। ठीक है, बढ़ोतरी कितने की हुई है? 2 अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। सवाल में दिया हुआ है कि मूल किराया कितना था अभी? ये मूल किराया था, ये बढ़ा हुआ किराया है और ये किराए में हुई बढ़ोतरी। ये मूल किराया, ये बढ़ा हुआ किराया और ये किराए में बढ़ोतरी। मूल किराया कितना है? 18,000। 18,000 मूल किराया। उसने पूछा है किराए में बढ़ोतरी कितनी हुई है। मतलब 9 अनुपात का मान दे रखा है और 2 अनुपात का मान पूछा है। किराए में बढ़ोतरी कितनी हुई है तो 2 अनुपात का मान पूछा है। ये पूछ लेता ना वर्तमान किराया कितना है, तो ये करते अपने। तो हम इसको यूं करेंगे 18,000 तो 9 अनुपात की वैल्यू है और हमें वैल्यू किसकी पता करनी है? 2 की। ये हो जाएगी बढ़ोतरी। 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, तो 4,000 रुपये किराए में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, किराया 9 अनुपात से 11 अनुपात बढ़ गया। मतलब पहले किराया 9 था और अब कितना हो गया?
11 हो गया। किराए में बढ़ोतरी कितने की होगी? 2 की। मूल किराया 18,000 रुपए है, यानी 18,000 किसकी वैल्यू है? 9 की वैल्यू है। तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 9 का भाग देंगे 18,000 में 2,000, 2,000 गुणा 2 करेंगे तो 4,000 हो जाएगा। आया कुछ समझ में? चलो नेक्स्ट लिखो फिर। यदि 8:11 के अनुपात में, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, तो बेचे गए टिकटों की संख्या में, तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21, तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 से गिरावट आती है। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 अनुपात में गिरावट आती है। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात से गिरावट आती है। तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले, यदि टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपये था, यदि टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपये था, ठीक है, दोबारा सुन लो। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 के अनुपात में गिरावट आती है। तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व जो है 36,800 रुपये था, 9,400, 9,400 है। कंसेप्ट वही है जो अपने आज स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेजें तो चेंज होंगी, आपको सवाल का कंसेप्ट सीखना जरूरी है, लैंग्वेज चेंज होती रहेंगी भी। ये सामान्य विज्ञान है, तो गणित की भी तो आती होगी कि नहीं आती? वो तो फिर कंप्लीट है इसके वाली, तो उसमें तो हिंदी, साइंस, जीके जो भी आपको लगता है वो सारा ही है। हाँ ये तो साइंस की है। चलो देखो इधर, टिकट का जो मूल्य है वो 8 अनुपात से बढ़कर कितना हो गया? 11। ये है टिकट का मूल्य, टिकट का मूल्य, यानी टिकट 8 रुपए की थी और बाद में कितने की होगी? 11 की। टिकट का मूल्य बढ़ाओगे तो दर्शक तो कम होंगे ही। तो पहले टिकटों की संख्या बिकी थी 23 और अब घटकर कितनी रह गई है? 21। आपने टिकट का मूल्य बढ़ाया तो दर्शक कम हो गए। पहले आपके 23 यानी मात्रा समझ लो, टिकट का मूल्य तो टिकट की मात्रा,
इसको नाम देते हैं टिकट की मात्रा। तो अगर आप मूल्य बढ़ाओगे तो टिकटों की संख्या कम हो जाएगी। पहले 23 टिकटें बिका करती थी, अब 21 टिकटें बिकी हैं। तो अगर हम गुणा कर दें किसको, टिकट के मूल्य को और टिकट की संख्या को, तो हमें यह पता लग जाएगा कि जो सिनेमा हॉल है या कोई सा भी हॉल है उसकी कितनी कमाई हो रही है। राजस्व कमाई को कहते हैं। वैसे राजस्व जो शब्द है ना वो यूज होता है किसके लिए, सरकार की आय के लिए। सरकार की जो आय होती है उसे क्या बोलते हैं, राजस्व। ठीक है ना। तो लेकिन उसने ये सिनेमा हॉल के लिए यूज कर दिया, कोई दिक्कत ना है। टिकट का मूल्य 8 रुपए है और टिकटों की संख्या कितनी बिकी, 23, तो कितने की कमाई होगी है, 184। हाँ ठीक है। और अगर टिकट का मूल्य बढ़ाया तो टिकटों की संख्या तो कम होगी। अब कितनी कमाई हुई है, 231। ठीक है। तो कुल मिलाकर के राजस्व में वृद्धि हुई है। पहले 184 रुपए की कमाई होती थी और अब 231। तो ये है अपना प्रारंभिक राजस्व। और इन दोनों का अंतर अगर देखें तो हो जाएगी बढ़ोतरी। और ये है वर्तमान राजस्व। अब सवाल में दिया हुआ है कि टिकट में मूल्य में वृद्धि से पहले जो राजस्व था वो था 36,800। ठीक है ना। यानी पहले जो कमाई होती थी वो थी 36,800 और अब पूछ रहा है राजस्व में हुई वृद्धि। तो वृद्धि कितनी हुई है, 47 का मान पूछा है कि अब राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। ये नहीं पूछ रहा कि वर्तमान में कितना राजस्व है, ये नहीं पूछ रहा। हमसे पूछ रहा राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, यदि वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 था। ठीक है। दोबारा से प्रश्न दोहरा देता हूं। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेची गई टिकटों की संख्या 23 अनुपात से 21 अनुपात में गिर जाती है। राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, राजस्व में हुई वृद्धि क्या है अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले जो राजस्व है वो कितना था, 36,800 रुपये था। ठीक है। तो अपने इसको हल कर सकते हैं। 36,800 वैल्यू है किसकी, 184 की। राजस्व में जो वृद्धि हुई है वो कितनी है, 47 का मान पूछा है। 36,800 184 की वैल्यू है तो 47 की वैल्यू क्या होगी। अगर इसका भाग दे दे तो 2 पर पूरा चला जाएगा ना। और 47 गुणा 2 होता है 94। तो 9,400 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 9,400 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अगर टिकट का जो मूल्य है वो 8 से बढ़ाकर 11 कर दिया तो टिकट की संख्या 23 से घटकर 21 होगी। पहले राजस्व मिलता था 184, अब राजस्व हो गया है 231। राजस्व में बढ़ोतरी हुई है 47 की। उसने पूछा बढ़ोतरी कितने की हुई है, यदि पहले राजस्व जो है 36,800 था तो 36,800 184 की वैल्यू है तो 47 की वैल्यू हो जाएगी 9,400। एक सवाल और पूछ लेते हैं, सेम ही सवाल है। किसी फन पार्क की एंट्री टिकट का मूल्य, किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। ठीक है। जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा। इस बार वृद्धि नहीं पूछी है,
नया कलेक्शन पूछा है, प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले, यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपए का कलेक्शन होता था। यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपए का कलेक्शन होता था। ठीक है, पूरा सवाल है कि किसी फन पार्क की जो एंट्री टिकट है उसके मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपए का कलेक्शन होता था। नया कलेक्शन पूछा है अभी। ठीक है, एंट्री टिकट का मूल्य 7:9 में बढ़ा, ग्राहकों की संख्या 13:11 में कम हुई। पहले जो कमाई होती थी वो थी 2,27,500, वर्तमान में कितनी कमाई हो रही है ये हमसे पूछा है। 2,47,500। ये सीख तो गए ना अब। ठीक है, कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। परसों थोड़ा बहुत इसमें कुछ बचा कुचा रिवाइज देख लेंगे अगर करने लायक है तो, नहीं तो परसों ही नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर परसों नहीं हुआ तो फिर सोमवार को तो करना ही करना है। कर दिया सवाल सभी ने? टाइम हो गया क्या? 1 मिनट 60 सेकंड। चलो ये सवाल मैं हल कर देता हूं। ठीक है, देखो इसको हल कर देते हैं, जिससे नहीं हुआ वो देख लो। टिकट का जो मूल्य है वो 7 से बढ़कर कितना हो गया? 9। टिकट का मूल्य 7 से बढ़कर 9 हो गया। तो दूसरी तरफ ग्राहकों की संख्या 13 से घटकर क्या होगी? 11 होगी। पहले कमाई कितनी होती थी? 13 7 91। अब कितनी कमाई होती है? 99। पहले 91 की कमाई होती थी, अब 99 की कमाई होती है। 91 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2,27,500। 99 की वैल्यू हमसे पूछी है, नया कलेक्शन पूछा है। कलेक्शन में वृद्धि पूछता तो किसका मान निकाल देते? 9 का नहीं, 8 का। 8 का। ठीक है, लेकिन हमसे तो नया कलेक्शन पूछा है। तो 2,27,500 अगर 91 की वैल्यू है तो 99 की वैल्यू क्या होगी? अगर 13 के पहाड़े से काटे तो 13 7 91, 13 एकम 13, बचेगा कितना? 9। 13 7 91 और 13 पंजे 65। फिर 7 से और काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अनुपात का मान। 99 से गुणा कर देते हैं इसको। 0 0 25 निमा 225 और 25 निमा 225। 225 में जोड़ोगे 22 तो 200 हो जाएगा 47। तो 2,47,500 रुपये। ठीक है, बाकी अपने करेंगे कल। जय हिंद।